लाइव है ना। हाय सर, मोनू छपरा से जी। मोनू जी, पप्पू जय हिंद जी। ग्रेसी सिंह हेलो। मोनू कुमार हाय, आई एम मोनू छपरा से। ज्योत्सना सैनी, ऐश्वर्या। बच्चों बीच में क्लास हट गई थी, अब लाइव आ गई क्या दोबारा? जय हिंद सर। पप्पू कुमार भैया सर, वीडियो पोज है। हाँ, नेट चला गया था, अब आ गई होगी वीडियो। अगर आ गई है तो यस सर लिख दीजिए, सो दैट मुझे पता चले। यस सर, सिर्फ यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। ठीक है यार दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। बेटा पोस्टर वोस्टर हटा दिया। देखिए मित्रों, आज हम मेंसुरेशन 2D का अगला हिस्सा पढ़ रहे हैं। कल जो पढ़ा था उसी से कुछ बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट होंगे, उनको भी सीखना जरूरी होगा। देखिए यार, सवाल में किसी भी, हाँ, मान लो यार बेटा ये कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ये कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ये साइड ए है, ये साइड ए है, ये साइड ए। तो मैं आपसे कहूं कि यार इस ट्रायंगल का एरिया निकाल के बताओ क्या होगा, तो आप कहेंगे सर इस ट्रायंगल का एरिया होगा √3/4 a²। √3/4 a², है ना। अब यहाँ कोई कहीं पे भी कोई पॉइंट है, लेट्स से दिस वुड बी द पॉइंट। अगर इस पॉइंट से मैं यहाँ परपेंडिकुलर डालता हूँ, ये P1, यहाँ परपेंडिकुलर डालता हूँ इस साइड पे, इसका नाम P2, और यहाँ परपेंडिकुलर डालता हूँ, इसका नाम P3। ये तीन। अब मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि यार इस वाली ट्रायंगल का एरिया बताओ। तो बेस हो गया A और हाइट होगी P1, इस वाली का, इस वाली ट्रायंगल का एरिया। तो आप कहेंगे देखो सर, हाफ इंटू बेस हो गया A और हाइट हो गई P1। बहुत सुंदर। अब मैं निकालना चाहूँ इस वाली त्रिभुज का, बेस हो गया A और हाइट हो गई P2। तो हाफ इंटू बेस हो गया A और हाइट हो गई P2। मैं इस वाली ट्रायंगल का एरिया निकालना, तो ये बेस हो गया A और हाइट हो गई P3। तो हाफ इंटू बेस हो गया A और हाइट हो गई P3। तो इन तीनों ट्रायंगल के एरिया, इसका, 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 इन तीनों ट्रायंगल का जो एरिया है वो मिला के पूरी बड़ी ट्रायंगल के एरिया के बराबर आएगा। तेरी तो देखिए भाई, √3/4 a²। सबको जोड़ोगे तो 1/2 कॉमन ले लो, a कॉमन ले लो, तो यहाँ बचा P1, P2, P3। अब बेटा a से काटेंगे तो a बचेगा, 2 से काटेंगे 2 बचेगा। तो ये √3/2a बराबर आ गया P1 प्लस P2 प्लस P3। इसका क्या अर्थ निकला? इसका अर्थ ये निकला कि ट्रायंगल में किसी भी पॉइंट से, ट्रायंगल में किसी भी पॉइंट से अगर उसकी तीनों साइडों पर 3 एल्टीट्यूड डाले जाते हैं, ट्रायंगल में किसी भी पॉइंट से उसकी तीनों साइडों पे 3 एल्टीट्यूड डाले जाते हैं, तो उन तीनों एल्टीट्यूड की लेंथ का जो सम होगा वो √3/2a है। और इक्विलेटरल ट्रायंगल में एल्टीट्यूड की लेंथ क्या होती है? √3/2a। इसका अर्थ यहां से ये निकला कि भैया अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है और इसमें ये एल्टीट्यूड डाल दिया, है ना, और इस एल्टीट्यूड की लेंथ मान लो 10 है, तो किसी भी पॉइंट से, चाहे मैं यहां पॉइंट ले लूं, इस पॉइंट से यहां एक एल्टीट्यूड डाल दूं, यहां एक एल्टीट्यूड डाल दूं, या यहां एक एल्टीट्यूड डाल दूं, इन तीनों एल्टीट्यूड की लेंथ का सम भी 10 के ही बराबर होगा। P1 प्लस P2 प्लस P3 क्या है? √3/2a। ये मैंने समझाने की कोशिश की वहां। एक बात और, कि यहां से अगर a की वैल्यू पूछें तो ये आएगी 2/√3, पलट के उधर 2/√3, P1 प्लस P2 प्लस P3। यानी अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड आपसे पूछे और किसी पॉइंट से 3 एल्टीट्यूड ड्रॉ कर रखे हो तीनों साइडों पे, तो उन तीनों एल्टीट्यूड की लेंथ का सम इंटू 2/√3 उस इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड कहलाएगी। आया ना? पक्का? मोहम्मद मुबस्सिर राजा जी, मेंसुरेशन का 2D हिस्सा चल रहा है। ज्योमेट्री भी 2D ही होती है, मेंसुरेशन 3D अलग टुकड़ा हो जाएगा।
आइए बबुआ, उस सवाल पे आते हैं। कह रहा उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। ये कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसमें कहता है 3 पॉइंट से 3 अल्टीट्यूड डालें, ये। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें, तो समबाहु त्रिभुज की भुजा लेंथ निकालने का फार्मूला होगा 2/√3 इंटू में P1 यानी √3 जमा P2 2√3 प्लस P3 5√3। जोड़ोगे तो 5 2 7 और 1 8√3, इससे एक काटा तो एक ही वैल्यू आ गई 16। कह रहा इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया बताइए। इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया होता है √3/4 a², तो 16 गुना 16 तो 64√3। ये हमारा आंसर आ गया। 64√3 हमारा क्या आ गया मेरे बच्चों, आंसर। करिए। देखिए जी, यहाँ एक बात समझिए। अगर मेरे बच्चों कोई आइसोसेलिस ट्रायंगल है तो उसमें एक खास विशेषता ये होगी, मतलब ये दोनों साइडें अगर बराबर हैं तो आप जानते हैं कि तीसरी साइड के साथ बने हुए कोण भी बराबर होंगे। और अगर यहाँ से मैं कोई लाइन ऐसे खींच दूँ, यहाँ से मैं लाइन कोई ऐसे खींच दूँ और अगर ये लाइन सामने वाली लाइन पे अल्टीट्यूड बना रही है तो ये दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बना देगी। कैसे कॉन्ग्रुएंट बना देगी? क्योंकि गौर से देखोगे तो ये साइड इस साइड के बराबर, ये साइड कॉमन हो गई और ये एंगल 90-90, तो राइट एंगल ट्रायंगल में दो साइड इक्वल हो जाए और 90 डिग्री हो जाए तो कॉन्ग्रुएंट हो जाती। कॉन्ग्रुएंट हो गई तो मतलब ये लेंथ और ये लेंथ आपस में बराबर होगी। तो यहाँ से रिजल्ट ये ध्यान रखना हमने कि अगर कोई आइसोसेलिस ट्रायंगल है जिसकी दो साइडें बराबर है तो कॉमन वर्टेक्स से सामने वाली पे 90 बनाएंगे तो दो बराबर हिस्सों में बांटेगा। दूसरी बात, अगर ये आइसोसेलिस ट्रायंगल है, दोनों साइड इक्वल हैं, तो इस साइड के मिड पॉइंट से अगर इस वर्टेक्स को मिलाएंगे तो 90 बनेगा, एक दूसरे का वाइस वर्सा। आया ना? अब सवाल पे कहता है कि आइसोसेलिस ट्रायंगल, इसकी साइडें 5 5 6, एरिया बताइए। तो ये 5 है, ये 5 है, तो यहाँ से अल्टीट्यूड डालेंगे, दो हिस्सों में बांटेगा तो ये कितना होगा 3, क्योंकि 6 को दो बराबर हिस्सों में 3, ये 3 ये 5, ये कितना आएगा 4। एरिया क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस हो गया 6, हाइट हो गई 4, उत्तर आ गया 12। आया ना मेरे बच्चों? बहुत बढ़िया। कह रहे जी 5 6 और 7 सेंटीमीटर भुजा वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखिए यार दोस्तों, कहता है कि कोई आइसोसेल ना कोई स्केलिन ट्रायंगल है जिसकी साइडें 5 6 7 है, तो भैया इसका एरिया निकालने के लिए पहले एस निकालोगे। सेमी पेरीमीटर कहते हैं, अर्ध परिमाप कहेंगे, सेमी पेरीमीटर। अर्ध परिमाप एस से डिनोट करते हैं। क्या होता है जी, तीनों साइडों का जोड़ 5 जमा 6 जमा 7 बटे 2, तो 5 6 11 7 18 का आधा 9, यानी सेमी पेरीमीटर आ गया जी 9। फिर हम निकालते हैं जी एरिया। तो एरिया निकालने का फार्मूला होता है बाबू, हीरो फार्मूले से निकालेंगे, एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। तो बेटा ये बताओ, एस की वैल्यू क्या है 9, एस माइनस ए, तो ए की वैल्यू क्या है 5, तो 9 में से 5 गया 4। अगला बी 6 है तो 9 में 6 गया 3। अगला 7 है, 9 में 7 गया 2, तो 9 का वर्गमूल 3 आया, 4 का वर्गमूल 2 आया, 3 दूनी 6, उत्तर आ गया 6√6। है कहीं आंसर? ये
यानी स्केलिन ट्रायंगल के एरिया आएगा 6√6 पक्का। ए कहता कोई समकोण त्रिभुज है जिसकी भुजाएं 6, 8 और 10 सेंटीमीटर है, इसके अंदर बन सकने वाले बड़े से बड़े वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। अब यहां से एक बात समझिए, तो याद सतावे, तो याद सतावे। देखिए यार, ये कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल है और मैं इसके अंदर एक स्क्वायर बना रहा हूं। हम यहाँ एक स्क्वायर बना रहे हैं, ठीक है बेटा। ये लेंथ है परपेंडिकुलर, ये लेंथ है बेस, ये लेंथ है हाइपोटेन्यूज। मैं यहाँ से एक स्क्वायर बना रहा हूँ, इसके अंदर जो बड़े से बड़ा वर्ग बन सकता है वो बनाने की मैंने कोशिश की। बड़े से बड़ा वर्ग बना दो तरीके से बन सकता है। एक तो ये जो मैंने बनाया है ये, दूसरा ये वाला इस तरीके से। ये कैसे स्क्वायर, यानी एक तो ऐसा वर्ग जो परपेंडिकुलर और बेस के ऊपर बेस्ड हो, यानी उसका राइट एंगल और राइट एंगल ट्रायंगल का राइट एंगल दोनों कॉमन हो। और दूसरा होगा जो हाइपोटेनियस पे बेस्ड होगा, जो हाइपोटेनियस पे बेस्ड होगा। तो राइट एंगल ट्रायंगल में मेरे बच्चों दो ही तरीके से वर्ग समाहित हो सकते हैं, समकोण त्रिभुज में दो ही तरीके से वर्ग समाहित हो सकते हैं। दोनों तरीके से उसकी भुजा कैसे निकालते हैं वो समझाता हूं। मान लेते हैं जी वर्ग की भुजा है ए, वर्ग की भुजा है ए। देखिए यार, दो तरीके निकाल। पहला तरीका तो मैं सिमिलरिटी से निकलवा देता हूं कि ये लेंथ है पी, ये ए, तो ये वाली लेंथ हो गई पी माइनस ए। ये लेंथ है बी, ये ए, तो ये लेंथ आ गई बी माइनस ए, आया ना। ये लेंथ आ गई बी माइनस। अब एक बात बताइए, अब जरा ध्यान दीजिए और सोच समझ के बताइए, क्या ये लाइन और ये लाइन ये दोनों आपस में पैरेलल है? ये ऐसे ही तो ट्रायंगल बनी हुई है। अगर ये दोनों लाइनें पैरेलल है तो ये एंगल थीटा है, तो ये वाला कोण भी क्या होगा, थीटा होगा। क्या इसमें किसी भाई को दिक्कत है? भाई ये वो हो गए ना करस्पॉन्डिंग एंगल। तो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, स्क्वायर है, तो ये एंगल थीटा होगा बाबू, तो ये वाला कोण भी क्या होगा, थीटा। अब बेटा ये थीटा ये 90 है, तो ये क्या होगा 90 माइनस थीटा। ये थीटा है 90 है, तो ये होगा 90 माइनस थीटा। अब एक बात बताओ, अगर इतनी बात समझ आ गई, और भी बड़े सारे तरीके आप 10 से भी कर सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्री से, मैं इसी से समझा दे रहा हूँ। क्या यार, ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हो गई है, और क्यों, 90 90 माइनस थीटा थीटा, 90 90 माइनस थीटा थीटा, तीनों कोण बराबर हो रखे हैं, तो त्रिभुज समरूप है। और अगर समरूप है तो हर एक संगत भुजा बराबर होगी। इस वाली ट्रायंगल से शुरुआत करते हैं, तो थीटा के सामने वाली साइड है ए। इस ट्रायंगल में थीटा के सामने ए, तो यहां थीटा के सामने है पी माइनस ए। यहां 90 माइनस थीटा के सामने वाली साइड है बी माइनस ए, जबकि यहां 90 माइनस थीटा के सामने वाली साइड है ए। बेटा ए को ए से करेंगे, ए स्क्वायर आएगा, बी माइनस ए इंटू पी माइनस ए करेंगे। आप देखेंगे यह आएगा बी पी, फिर माइनस क्या आ रहा है, बी पी बी ए, फिर माइनस ए पी, फिर प्लस ए स्क्वायर, प्लस ए स्क्वायर से प्लस ए स्क्वायर कटा।
यहाँ से ए कॉमन ले लें और ये इधर ले आए तो प्लस का हो जाएगा। तो आप जानते हैं कि इसको ऐसे लिख सकते हैं कि बी ए प्लस पी ए, ए पी पी ए की बात है, बराबर बी पी। यहाँ से मैं ए कॉमन ले लूँ तो बचेगा बी प्लस पी बराबर बी इंटू पी। तो ए की वैल्यू आएगी बी इंटू पी अपॉन में बी प्लस पी। आप इसे अनेकों तरीके से प्रूव कर सकते हैं। पूरी ट्रायंगल का एरिया ले सकते हैं, उसमें इसका एरिया जोड़ दो जमा इसका एरिया जोड़ दो जमा इसका जोड़ दो, तीनों ट्रायंगल के एरिया पूरी ट्रायंगल के एरिया की इक्वल आ जाएगा। कैसे भी कर सकते हैं। एक बार इतनी बात को समझो फिर आगे बताता हूँ। देखिए यार, यहाँ से अब मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ मेरे बच्चों, कि अगर ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूस है, लेंथ ऑफ साइड ऑफ ए स्क्वायर ऑफ and the length of side of maximum size square that can be inscribed in a right angle triangle। मतलब किसी समकोण त्रिभुज में, मतलब किसी समकोण त्रिभुज में आ सकने वाले बड़े से बड़े, किसी समकोण त्रिभुज में आ सकने वाले बड़े से बड़े वर्ग की जो भुजा की लंबाई होती है वो उस राइट एंगल ट्रायंगल का परपेंडिकुलर इनटू बेस अपॉन परपेंडिकुलर प्लस बेस। लार्जेस्ट स्क्वायर दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन एनी राइट एंगल वो इसी शेप का होता है। ठीक है, इस तरह से लार्जेस्ट नहीं बनता, ये लार्जेस्ट नहीं है, लार्जेस्ट पीछे वाला ही था, लेकिन बहुत बार ऐसा लिख देता है कि वो बड़े से बड़ा वर्ग बताओ या उसकी भुजा बताओ जो किसी राइट एंगल ट्रायंगल के हाइपोटेनियस पे बेस्ड है, जो किसी राइट एंगल ट्रायंगल के हाइपोटेनियस पे बेस्ड, ऐसा बोल देता है। तो जरा देखिए जी ध्यान से, इसकी बात करें, अगर इसकी चर्चा करें तो ये परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है गधों, ये है परपेंडिकुलर, ये बेस है, ये हाइपोटेनियस। फिर की साइड ले लेते हैं ए, हमें पता है ये भी 90 बनना है, ये भी 90 बनना है, ये 90 दे ही रखा था। अब एक बात बताओ भैया, या पहले इसको समझो फिर बताता हूँ तुम्हें, पहले समझो फिर इसको सिखाता हूँ, वरना तुम रट रहे होंगे। करो सिमिलरिटी लगाओ, आपको पता है राइट एंगल में ट्रायंगल में एक थीटा होगा, 90 माइनस थीटा आ जाएगा दूसरा। करो करो,
देखिए यार, इसको प्रूफ करना सिखाता हूँ भाई। कैसे प्रूफ करते हैं ध्यान दो, बड़ी ज़रूरी बातें हैं। पी भी लिखने में थोड़ी मुश्किल होती है, तो इसको ए मान लो, इसको बी मान लो। ठीक है जी भाई, ये ए हो गई, ये साइड बी हो गई, कुछ भी मान लो, है ना। स्क्वेयर की साइड मान लेते हैं एक्स। अगर स्क्वेयर की साइड एक्स है तो ये सारी साइड है एक्स हो गई, हाँ है ना। इस वाली साइड को मान लो एम, इस साइड की लेंथ को मान लो एन, और इस पूरी साइड की लेंथ को मान लो सी, यानी हाइपोटेनस को मैंने मान लिया सी। तो मेरे बच्चों, अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है बड़े वाली, ये 90, और अगर इस कोण को मैं थीटा मान लूँ तो ये एंगल क्या आएगा, 90 माइनस थीटा। मानते हैं कि नहीं? बिल्कुल। तो मेरे बच्चों, ये एंगल अगर थीटा होगा तो ये वाला एंगल होगा 90 माइनस थीटा। अब एक बात बताओ सोच समझ के, कि ये 90 है, ये 90 माइनस थीटा, तो ये आएगा थीटा। ये थीटा है, ये 90, तो ये आएगा 90 माइनस थीटा, आए ना। ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो गई जी। कौन कौन सी? एक ये वाली और एक ये दोनों ही त्रिभुजें आपस में समरूप हो, आए ना। अब समरूप हो गई तो हमें तो x की वैल्यू चाहिए अल्टीमेटली, और किसकी टर्म में वैल्यू चाहिए? ए बी और सी की टर्म में वैल्यू चाहिए, है ना। तो कैसे निकाला जाए, देखिए जरा। तो भैया, अगर इस वाली ट्रायंगल की बात करें, इस वाली की, तो यहां अगर मैं आपसे कहूं कि भाई थीटा के सामने वाली साइड है एक्स, ठीक है, थीटा के सामने वाली साइड है एक्स, पक्का। तो इस वाली ट्रायंगल में थीटा के सामने वाली साइड है एन, क्लियर है? या इसको मत करो, मैं ट्रिग्नोमेट्री से बताता हूँ, चलो ट्रिग्नोमेट्री से जल्दी आएगी बात समझ में। ये बताओ, यहाँ थीटा के सामने ये परपेंडिकुलर हुआ, ठीक है जी, ये परपेंडिकुलर हुआ, ये 90 माइनस थीटा के सामने ये परपेंडिकुलर हुआ, और ये बेस हुआ। तो मैं कहूँ कि बेटा टेन थीटा की वैल्यू बताओ, तो आप कहोगे टेन थीटा होगा जी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर है एक्स और बेस हो गया एम। मानते कि नहीं? ऐसे ही अगर मैं पूरी बड़ी ट्रायंगल की बात करूं, तो ये एंगल थीटा ही था, तो परपेंडिकुलर ए है और बेस बी है। हम टेन थीटा की वैल्यू ए बाई बी भी लिख सकते हैं, है ना। और अगर मैं इस वाली ट्रायंगल की बात करूं, तो थीटा के सामने वाली साइड एन है और यहाँ बेस है एक्स, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस एन बाई एक्स भी लिख सकते हैं। यहाँ तक किसी भाई को दिक्कत हो तो मुझे खुल के अपनी चर्चाओं में बात बताइए, मतलब अपनी बात रखिए। नहीं है? अब जरा आगे समझ। अब आप एक बात समझते हैं क्या, कि भाई सी किसके बराबर है? तो आप कहेंगे सी जो है वो बेसिकली बराबर है सर एन प्लस एक्स, इसको थोड़ा नीचे करके लिख देते हैं, एन प्लस एक्स प्लस एम। ये वैल्यू ही तो बराबर सी है। अब मेरे को एन की वैल्यू निकालनी है और एम की, तो इन दोनों को अगर आप सोल्व कर दें तो एन की वैल्यू आ जाएगी ए एक्स बाई बी, तो एन की जगह लिख देते हैं ए एक्स बाई बी, है ना। और अगर मैं इन दोनों को सोल्व कर दूं तो मुझे m की वैल्यू आ जाएगी, m ऊपर आ जाएगा, समझ रहे हो ना, और a नीचे, b ऊपर, तो m की वैल्यू आएगी बी एक्स बाई ए, m की वैल्यू आएगी बी एक्स बाई ए। अरे बोलो भाई, अरे गधो, एम ए बी एक्स, तो a बटे आ गया, बी एक्स बटे आ, तो m की वैल्यू है जमा एक्स एज इट है, ये बराबर सी है। पूरे में से x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा a बाई बी प्लस वन प्लस बी बाई ए इक्वल टू सी। अब पेन चेंज करते हैं। अगर आप ऐसा समझ पा रहे हैं तो यहाँ से एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम आएगा ए बी, यहाँ एक छोड़ दिया था भाई। अब जब एलसीएम लोगे तो ये आ जाएगा ए स्क्वेयर प्लस आ जाएगा ए बी प्लस आ जाएगा बी स्क्वेयर और बराबर सी। उधर ले जाके क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, तो आप देखेंगे कि एक्स की जो वैल्यू आई वो आई ए बी सी अपोन में ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस ए बी। एक बार इतनी बात को समझो, फिर मैं इस रिजल्ट को समझाता हूँ मैंने क्या समझा। है ना। अब जरा देखिए, आपको डिटेल नहीं करना है, समझ आता है बहुत अच्छी बात है, नहीं आता तो छोड़ भी दीजिए, क्योंकि ये जीवन नहीं है। जीवन जो है उस पर चर्चा करते हैं। आइए, जीवन ये है कि अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है
ये साइड सी है, ये साइड ए है, ये साइड बी। और अगर इसके अंदर पूछा जाए बड़े से बड़े वर्ग का एरिया, अगर इसके अंदर पूछा जाए बड़े से बड़े वर्ग का एरिया जो हाइपोटेनियस पे बेस्ड हो, देखिए राइट एंगल ट्रायंगल में बड़े से बड़ा स्क्वायर जो बनेगा वो ये वाला बनेगा, ये वाला है ना। और अगर कहे कि बड़े से बड़ा वर्ग जो हाइपोटेनियस पे बेस्ड हो, जिसका परपेंडिकुलर ए है, बेस बी है और हाइपोटेनियस सी है, तो इसका फिर तरीका होगा, या मैं PBH ही लिख देता हूँ। ये P है, ये B है, ये H है। तो हाइपोटेनियस पे बेस्ड वर्ग की जो भुजा होगी वो बराबर होगी परपेंडिकुलर इंटू बेस इंटू हाइपोटेनियस अपॉन में परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर प्लस P इंटू बी। ये मेरे बच्चों हमारा एक सूत्र बना, ये मेरे बच्चों हमारा एक सूत्र बना। किसी भैया को दिक्कत है? अब इन बातों को आप समझना। विशु भाई कुछ समझ नहीं आया ना तो सिर्फ दो ही बातें समझनी है कि अगर राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनियस और बड़े से बड़े वर्ग की भुजा ज्ञात करनी है जो हाइपोटेनियस पे बेस्ड है, तो उसकी साइड की लेंथ का फार्मूला होगा P इंटू बी इंटू एच अपॉन पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस पी बी। और अगर कहे कि सबसे बड़ा वर्ग बताओ तो सबसे बड़ा वर्ग ये वाला बनेगा, इसकी साइड होगी परपेंडिकुलर इंटू बेस अपॉन परपेंडिकुलर प्लस बेस। बस सीधा सा सवाल है यार। अब सवाल पे आते हैं। सवाल ने ये पूछा कि फाइंड द एरिया ऑफ ए स्क्वायर ऑफ मैक्सिमम साइज विच कैन इंस्क्राइब्ड इन ए राइट एंगल ट्रायंगल ऑफ साइड 6, 8, 10। ऊपर वाले को पढ़ना, नीचे वाला छोड़ देना थोड़ी देर के लिए। क्या कह रहा है? गवाही देनी बंद कर दी, गवाही देनी बंद कर दी। हाँ, ध्यान दीजिए। सवाल में कह रहा है भैया कि ये कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, इसकी साइड है 6, 8, 10 है, 6, 8, 10। आपका राइट एंगल कैसे पता? क्योंकि ट्रिपलेट है 6, 8, 10, तो राइट एंगल। कहता है इसमें बनने वाला बड़े से बड़े वर्ग की भुजा बताओ सबसे पहले। तो इसमें जो बड़े से बड़ा वर्ग आप बनाना चाहते हैं तो ऐसा बनेगा। तो बड़े से बड़े वर्ग की भुजा की लंबाई निकालना मैंने सिखाया था। मान लो उसकी साइड x है, तो तरीका होगा परपेंडिकुलर इंटू बेस अपॉन परपेंडिकुलर प्लस बेस। ये तो तरीका सिखाया। तो 6, 8, 48 और 8, 6, 14, 48/14 को काट पीट मचाओगे तो ये आएगा 24/7। एक्स की वैल्यू 24/7 है, तो एरिया क्या होगा? साइड का स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर। तो 24 का वर्ग 576 और 7 का वर्ग 49 है ना। तो आंसर आ गया 576/49, डी ऑप्शन। थोड़ा आज टाइपो एरर चल रही चीज़ों की, मारते गोली, बात समझिए। क्लियर है? अब आगे अब आते हैं जी रोम्बस पे। देखिए जी रोम्बस क्या होती है समझिए। सारी फिगर का डिस्कशन कर देते हैं खटाखट। रोम्बस होती है जी जिसकी सारी साइडें आपस में बराबर होती है। ये साइड ए है तो ये साइड भी ए हो, ये साइड भी ए हो, ये साइड भी हो। समचतुर्भुज होती है जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर। हाँ है ना। दूसरी बात ये कि इसके जो डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे को राइट एंगल पे काटते हैं बाबू। इसके डायगोनल एक दूसरे को राइट एंगल पे काटते हैं। अगर ये डायगोनल D1 है और ये डायगोनल D2 है तो बाबू मेरे ध्यान ये रखिएगा कि एरिया जो होगा रोम्बस का वो होगा हाफ इंटू D1 इंटू D2। समझ गए? 1/2 गुना दोनों विकर्णों का गुणनफल। एक दूसरे को राइट एंगल पे भी काटते हैं। अगर राइट एंगल पे काटते हैं तो आप ये बात भी जानते हैं कि ये D2/2 होगा, ये D1/2 होगा, यानी आधा आधा होगा, है ना। और अगर ऐसा है तो हम ये कह सकते हैं कि D1/2 का स्क्वायर करोगे तो D1² / 4 जमा D2 स्क्वायर करोगे तो /4 बराबर A²। तो D1² प्लस D2² बराबर 4A²। 4 से दोनों तरफ गुना करो। एक संबंध यहाँ से ये भी आया कि दोनों जो डायगोनल होंगे उनके स्क्वायर का सम साइड के स्क्वायर के 4 गुने के बराबर होगा। साइड के स्क्वायर के 4 गुने के बराबर होगा। अजमेर कसवार पासवान भाई, ये भी इसका एक नियम है। स्क्वायर और रोम्बस में डिफरेंस मैं बता चुका हूँ। स्क्वायर के सारे कोण 90 होते हैं, रोम्बस के नहीं होते, है ना। बहुत बार क्या करते हैं
स्क्वायर में वो ये कह देता है ना, इसे रोम्बस में कह देता है कि रोम्बस की जो हाइट है ना वो दे देता है, रोम्बस की हाइट दे देता है एच। हाइट से मेरा मतलब है दो पैरेलल लाइन के बीच की दूरी दे देता है, दो पैरेलल लाइन के बीच की दूरी दे देता है। तो ऐसे केस में इसका जो एरिया है वो ए इंटू एच हो जाता है, यानी जिस साइड के ऊपर परपेंडिकुलर पड़ा है वो इंटू हाइट, ये इसका पूरी का एरिया आ जाता है, पूरी रोम्बस का। क्लियर है? अब सवाल पे आता है। पढ़िए जी, सवाल में क्या कह रहा है, उस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसके तीन शीर्ष वृत्त की परिधि पर है। कहता है जी एक रोम्बस है और उस रोम्बस के तीन शीर्ष जो हैं वो इसकी सरकमफ्रेंस पे है। देखिए जी, इस तरह से कह रहा है कि रोम्बस बन गई भैया, और इसके तीन वर्टेक्स तो हैं सर्कल पे, एक, दो और तीन, और एक वर्टेक्स है सर्कल के सेंटर में, है ना। कह रहा है जिसका उससे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसके तीन शीर्ष वृत्त की परिधि पर और एक शीर्ष वृत्त के केंद्र पर वृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर। सर्कल की जो रेडियस है भैया वो 10 सेंटीमीटर है। कितनी है जी? 10 सेंटीमीटर। तो मेरे बच्चों आप ये बताओ, सर्कल के सेंटर से किसी भी पार्ट की डिस्टेंस रेडियस होती है तो ये भी 10 है, और रोम्बस की सारी साइडें भी बराबर होती हैं, तो इसका मतलब ये भी इक्विलेटरल, ये भी इक्विलेटरल। तो इक्विलेटरल का एरिया होता है जी √3/4 ए स्क्वायर, 10 का वर्ग, और जितना इसका एरिया होगा उतना इसका, तो इंटू 2 कर देंगे, तो 50√3 मेरा आंसर है। है ना मित्र? अब आइए जी ट्रेपीजियम में। चतुर्भुज का नाम है जी ट्रेपीजियम। हिंदी में कहते हैं समलम चतुर्भुज। देखिए यार, ऐसी चतुर्भुज जिसकी केवल दो साइडें आपस में पैरेलल हो, ऐसी चतुर्भुज जिसकी केवल दो साइडें आपस में पैरेलल हो ट्रेपीजियम कहलाती है, जिसकी दो साइडें पैरेलल हो आपस में। ऐसी चतुर्भुज जिसकी कोई दो साइडें आपस में पैरेलल हो ट्रेपीजियम कहलाती है। जैसे ये दोनों साइडें पैरेलल है, इस साइड की लेंथ ए है, इस साइड की लेंथ बी है ना। और अगर मान लीजिए इन दोनों पैरेलल लाइन के बीच की लेंथ सी है या एच है, अगर इन दोनों पैरेलल लाइन के बीच की लेंथ आपको दे रखे और ये लेंथ मान लीजिए एच है, तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम जो होगा ट्रेपीजियम का जो एरिया होता है वो होता है हाफ इंटू सम ऑफ बोथ पैरेलल लाइन ए प्लस बी इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन बोथ पैरेलल लाइन, यानी दोनों पैरेलल लाइन का जोड़ इंटू हाफ इंटू दोनों पैरेलल लाइन का सम इंटू में दोनों पैरेलल लाइन के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस।
आइए सवाल हो, आइए बेटा सवाल हो। देखिए जी, इस फिगर को बड़ा करते हैं। भैया इसको हम अलग से बना दे रहे हैं। ये कोई ट्रेपीजियम है बेटा। सवाल में कह रहा है ये साइड 25 सेंटीमीटर, ये साइड 26 सेंटीमीटर, ये साइड 42 सेंटीमीटर, ये साइड 59 सेंटीमीटर। आपसे पूछा जा रहा है कि इसका एरिया निकाल के बताइए क्या होगा। आपसे पूछा जा रहा है इसका एरिया निकाल के बताइए क्या होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, किसी भी ट्रेपीजियम के एरिया कैसे निकाले जा सकते हैं, क्या क्या तरीके हो सकते हैं। देखिए, एरिया निकालने का सूत्र तो हम सब जानते हैं, वो होगा हाफ इंटू सम ऑफ बोथ पैरेलल लाइन। तो 42 और 59 दोनों पैरेलल लाइन दे रखी है, ठीक है, मैं खुद कह रहा हूँ कि ये दोनों लाइनें आपस में पैरेलल है। इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो बड़ा सवाल ये है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकाली जाए, वो बड़ी चीज है और वही सबसे जरूरी चीज है कि कैसे परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाली जाए। बताओ बेटा सोच समझ के। तो मेरे बच्चों, तीन तरीके से निकाली जा सकती है। तीन सवाल लगातार कराऊंगा, तीनों सवालों में तीनों तरीके एग्जीक्यूट करा दूंगा। सबसे पहला तरीका, आपको ट्रिपलेट याद हो। आप ये देखिए कि जो नॉन पैरेलल साइड है, जैसे एक 25 एक 26, तो क्या कोई ऐसे दो ट्रिपलेट हैं जिनकी ये सबसे बड़ी साइड है 25 और 26 हो? क्या नॉन पैरेलल साइड है 25 और 26, क्या कोई ऐसे दो ट्रिपलेट हैं जिसकी नॉन पैरेलल साइड है, मतलब जिस ट्रिपलेट की सबसे बड़ी भुजाएं 25 और 26 हो? तो आप कहेंगे सर हाँ पढ़ा है हमने। पढ़ा है सर, 7 24 25, 7 24 25 और 10 24 26 सर। हम दोनों ट्रिपलेट पढ़े हैं सर, 7 24 25 और 10 24 26 दोनों ट्रिपलेट पढ़े हैं। तो मेरे बच्चों, आपने देखा कि यहाँ एक कॉमन वैल्यू आ रही है और वो क्या है, 24। इसका मतलब ये है कि यहां पे आपका तुक्का सेट हो रहा है कि अगर हम यहां से, बाबू ए भैया समझे हो, अगर हम यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें यहां पे, और एक परपेंडिकुलर अगर हम यहां से यहां ड्रॉ कर दें, तो हम इस बात को जानेंगे कि अगर ये लाइन इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, तो ये लेंथ 42 है बाबू, तो ये लेंथ भी कितनी आएगी, 42 आया ना। अब बेटा ये 42 है, ये पूरी 59 है, तो 59 में से 42 गया 17। इसका मतलब ये लेंथ और ये लेंथ, इन दोनों का जोड़ कितना होगा, 17। तो मतलब इसका जमा इसका जोड़ कितना होगा बाबू, 17। इसका जमा इसका जोड़ कितना होगा, 17। हाँ है ना। अगर इन दोनों का जोड़ 17 होगा और दोनों जगह हाइट सेम है, तो हाइट क्या रखें। तो अगर मैं हाइट 24 ले लूं, इसकी भी और इसकी भी, तो आप जानते हैं ट्रिपलेट सेट करें तो 7 24 25 और 10 24 26। तो देखो क्या ये तुक्का सेट हुआ, तो आप कहेंगे जी हाँ हो रहा है। देखो 7 और 10 17 और 42 59 सेट होने लगा। हाँ है ना। ये जरूरी नहीं है कि हर जगह ये सेट हो, यहां पे सेट हो रहा है इसलिए हमने इसको काम कर दिया। इसका मतलब इन दोनों पैरेलल लाइन के बीच की दूरी है 24, तो गुना 24 कर देंगे, इसे सोल्व कर देंगे, ये मेरा एरिया। मेरे बच्चों ये मेरा एरिया है ना। अब अगली बात पर चर्चा करते हैं। देखो चर्चाओं का दौर तो चलेगा, क्योंकि जब तक चर्चाएं हैं तभी तक चर्चा है। आओ, अब हम तुमसे अगला सवाल पूछें।
ABCD एक ट्रेपेजियम है बबुआ, ठीक है। आपको एरिया निकालना है, एरिया ऑफ ABCD बताना है। क्या होगा, DC पैरेलल है AB के। दूसरी बात, DC पैरेलल है AB के। अगली बात ये कि AB BC CD DA इनकी लेंथ आपको दिए रहेगा, है ना। ये लेंथ दे देगा 7, ये लेंथ दे देगा 50, ये लेंथ दे देगा 40। इसको मिटा दो, लेंथ है मान लो 9, ये 91। कहेगा जी इसका एरिया निकाल के बताइए क्या होगा। लगाइए दिमाग, खोलिए घोड़े दिमाग के सारे। आइए जी देखिए, देखो मेरे बच्चों, सबसे पहला काम आपका यही होना चाहिए हर सवाल में कि आप ये चेक करें इस सवाल में कि भैया क्या 9 और 40 किसी ट्रिपलेट के हिस्से हैं, मतलब सबसे बड़ी साइड हैं ट्रिपलेट की 9 और 40। तो आप इस सर्च पर पहुंचेंगे, इस खोज पर पहुंचेंगे कि ऐसा कोई ट्रिपलेट नहीं है या ऐसे दो ट्रिपलेट नहीं है जिनकी सबसे बड़ी भुजाएं 9 और 40 हो। फिर क्या किया जाए दोस्त, फिर हमें ये करना होगा कि आप अगर दो मिला के मतलब अलग अलग नहीं ढूंढ पा रहे तो फिर देखिए 9 और 40 मिलके क्या कोई ट्रिपलेट बन रहा है, तो आप कहेंगे जी हाँ मिल रहा है, 9, 40 और 41 ट्रिपलेट होता है। अगर ऐसा है तो बाबू मेरे, अगर ऐसा है तो बाबू मेरे, आप इस 40 के पैरेलल या इस 9 के पैरेलल कोई लाइन खींच लो। मैं 40 के पैरेलल यहां लाइन खींच, अगर भैया मैंने 40 के पैरेलल एक लाइन खींच दी
तो ये लाइन 40 है तो ये लाइन कितनी हो गई 40। ये 50 है तो ये कितनी आ गई 50। ये 50 है, ये 91 है, तो ये लेंथ कितनी आई 41। मानते कि नहीं भाई? इस ट्रेपीजियम का एरिया तो सीधा सीधा था, हाफ इंटू सम ऑफ बोथ पैरेलल लाइन। तो पहले वाली 50 है, दूसरे वाली 91, गुना में हाइट भी तो चाहिए दोस्त। हाइट कहां से निकाले? अब हाइट के तरीके बता रहा हूं, आओ। अब आपको पता है जी 9 40 41 तो ट्रिपलेट बना रहा। क्या बना रहा? ट्रिपलेट। और 9 40 41 ट्रिपलेट बना रहा, तो सबसे बड़ी साइड क्या है जी 41। तो इसके सामने वाला एंगल क्या होगा 90। इसके सामने वाला एंगल क्या होगा दोस्त 90। है ना? अब एक बात बताओ यार, आपने ये बात पढ़ी होगी कि अगर हम किसी राइट एंगल ट्रायंगल में, ये साइड है 9 है, ये 40 है, ये 41 है, अगर राइट एंगल वाले वर्टेक्सेस सामने वाली साइड पे अल्टीट्यूड डाल दें, तो इस अल्टीट्यूड की लेंथ का फार्मूला क्या लिखवाया था? परपेंडिकुलर इनटू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये फार्मूला लिखवाए थे कि नहीं लिखवाए भैया? बोलो भाई। इसकी लेंथ क्या होगी? परपेंडिकुलर इनटू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होगी कि नहीं होगी? आप कहेंगे जी बिल्कुल होगी। तो बेटा ये परपेंडिकुलर, ये बेस, इन दोनों के यहां से अगर हाइपोटेन्यूज पे परपेंडिकुलर डालेंगे तो इसकी जो लेंथ होगी परपेंडिकुलर इनटू बेस बटे हाइपोटेन्यूज ही तो होगी। अरे हाँ है ना? किसी भाई को दिक्कत है? नहीं। अब जरा आ जाइए। अब देखिए यार, हाफ 50 और 91 का जोड़ करो, 9 5 14 141 गुना हाइपोटेन्यूस आ गया, मतलब ये हाइट जो आ गई h, इसकी वैल्यू है 9 गुना 40 बटे 41। 9 गुना 40 बटे 41, ये मेरा आंसर। अरे हाँ है ना? 9 गुना 40 बटे 41। पढ़ो जी इस सवाल को, बहुत प्यारा सवाल है, करिए। करिए जी कोशिश। पूरा 1.5 मिनट लगाइए, 2 मिनट लगाइए इस सवाल में और करने की कोशिश करिए, फिर मैं कराता हूँ।
देखो यार दोस्तों, आओ, बहुत सुंदर भाई, बहुत ही प्यारा सवाल है। समझने की कोशिश करिए दोस्त। कह रहा भाई ये कोई ट्रेपीजियम है, ये कोई ट्रेपीजियम है मेरे भाई। अब बेटा सवाल में कह रहा है किसी समलंब चतुर्भुज में दो समानांतर भुजाओं का अनुपात 1:3। मतलब ये कि अगर ये साइड, इस साइड की लेंथ ए मान लो और इस साइड की लेंथ बी मान लो, तो बेटा सवाल में कह रहा है कि A:B का जो रेशियो है वो 1:3। ऐसा ही कह रहा है, बहुत सुंदर। और कह रहा है जी जो नॉन पैरेलल लाइनें हैं उनका रेशियो 2:3 है। इसका नाम सी रख लेते हैं, इसका नाम डी। तो C:D का जो रेशियो है ना मेरे बच्चे, वो कह रहा है 2:3। यही बात हो रही है दोस्त, ये रेशियो 2:3। कहता है बड़ी समानांतर भुजा और बड़ी असमानांतर भुजा का अनुपात। बड़ी समानांतर तो ये बड़े वाली समानांतर भुजा हुई, और ये बड़ी असमानांतर हुई। कह रहा है जी इनका जो रेशियो 2:1 है। मतलब ये लेंथ 2 होगी तो ये लेंथ 1 होगी, ये वाली लेंथ 1 होगी तो ये लेंथ 2 होगी। है ना। आपने देखा कि ये लेंथ है कितनी, 3। तो इससे डबल ये करनी होगी क्योंकि 1:2 का रेशियो है। तो ये 3 है तो इसे क्या बनाओ, 6। तो आप करो क्या, इसे बना लो 2। है ना। अभी भी अगर बात पल्ले नहीं पड़ रही तो आप इसका तरीका ये करिए कि इसको मान लो 3x, तो ये हो जाएगा 2x। अब ये 3x है तो बेटा इसे 6x बनाना पड़ेगा। 6x बनाने के लिए किससे गुना करो, 2x से। तो इधर भी 2x है। इसका मतलब ये लेंथ 2x है तो ये लेंथ हो गई 6x। ये 2x है तो ये हो गई 3x। है ना। मेरी बात आप समझ पाए कि नहीं। ये 2x, ये 6x, ये 2x, 3x। अब अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो ए की 2x मान रहे हैं तो बी की हम 6x मान रहे हैं, सी को हम 2x मान रहे हैं तो डी को बाबू क्या मान रहे हैं, 3x। क्या आप सहमत हैं या नहीं। एक बार इतने कंपैरिजन को समझिए, बाकी कहानी बाद में। है ना। अब आ गया भाई, 4 मिनट इसलिए दे दिया इस सवाल में ताकि आप बात को समझ पाओ। मेरी तरफ से तो 1 सेकंड में करा दूंगा मैं तो। ना कहाँ गुस्सा होते हो भैया। अब जरा आगे देखिए। यानी आप ये बात समझेंगे कि ये लेंथ है हमारी 2x, वो 3x, ये 6x। अब कह रहा है समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो यदि इसकी ऊंचाई, ऊंचाई सवाल ने दे रखी 15√15/4 है। ऊंचाई 15√15/4 है। तो देखो यार मेरे बच्चों, हाइट दे रखी 15√15/4। अब हमें इसका एरिया निकालना। कैसे निकालें इसका एरिया। यहां तो कोई ट्रिपलेट भी नहीं लग रहा। है ना। ना तो 2 है, ना 3 है, ना 2 और 3 मिलके ट्रिपलेट बनाते। फिर मेरे बच्चों इस सवाल में क्या किया जाएगा, जरा ध्यान दीजिए। फिर तरीका यह है कि आप इसको इधर इसके पैरेलल खींचिए, इसके पैरेलल खींचिए। खींच दिया भैया। ये 3x है तो ये लेंथ भी मान लीजिए 3x, क्योंकि हम इसके पैरेलल खींच रहे हैं। ये 2x है तो ये 2x। अब ये बताइए, ये 2x है, ये 6x है, तो ये लेंथ कितनी आई, 4। ट्रेपीजियम का एरिया क्या होगा, हाफ इंटू सम ऑफ बोथ पैरेलल लाइन। तो एक पैरेलल लाइन थी 2x, तो दूसरे वाली पैरेलल लाइन थी 6x, इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन बोथ पैरेलल लाइन। वो सवाल ने पहले ही दे रखी है कि 15√15/4 है। अब x की वैल्यू हमको निकालनी है। तो बेटा मैं चाहता हूं कि आप इस ट्रायंगल का एरिया निकाल दें। कैसे निकलेगा, पहले आप s निकालें। s निकालने के लिए जरूरी है a प्लस बी प्लस सी बाई 2। तो 4 3 7 2 9, 9/2x। अब ट्रायंगल का एरिया निकालिए। ये होगा s, s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी। तो देखो मेरे बच्चों, अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो s की वैल्यू 9/2x है। s माइनस ए, तो 9/2 में से 2 घटाओगे तो ये आएगा 5/2x। s माइनस बी, तो 9/2 में से 3 घटाओगे तो ये आएगा 3/2x। और s माइनस सी, तो 9/2 में से 4 घटाओगे तो ये आएगा x/2। वर्गमूल निकालो, दो दोनों, ये आएगा कितना जी, 4 बाहर। है ना। हट, ये आएगा बाहर में 4। 9 का वर्गमूल आया जी 3।
एक्स 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 की पावर 4 इसका वर्गमूल निकालोगे एक्स स्क्वायर, अंदर रह गया √15। ये आया मेरे बच्चों इस ट्रायंगल का एरिया, ये आया इस ट्रायंगल का एरिया, आया ना पक्का। ये इस ट्रायंगल का एरिया भाई, इंग्लिश में नहीं थी हिंदी में समझ लो, टाइपिस्ट ने आज थोड़ा टाइपिंग ऐसी घटिया सी कर रखी, ठीक है। अब आ गया ये, अगर इतनी बात आप समझ गए तो मेरे बच्चों इस ट्रायंगल का एरिया सवाल ने दे रखा पहले से, मतलब सॉरी इसकी हाइट सवाल ने दे रखी है। ये ट्रायंगल का एरिया है इस वाली का। अब इस ट्रायंगल का एरिया हम ऐसे भी निकाल सकते हैं कि भाई यहां से अगर हम एल्टीट्यूड डाल दें, यहां से अगर हम एल्टीट्यूड डाल दें सामने वाली साइड पे, तो इसकी लेंथ तो दे रखी 15√15/4। इस ट्रायंगल के एरिया ऐसे भी निकाल सकते हैं कि हाफ इंटू बेस हो गया 4x और हाइट होगी 15√15। एरिया ऐसे भी आ जाएगा कि हाफ इंटू बेस हो गया 4x और हाइट होगी 15√15/4। क्लियर है। अब देखिए यार, 4 से 4 उड़ा है, √15 से √15 उड़ा है, 2 दूनी 4 हो गया, x से x के हटा, 3 से काटोगे 5, तो x की वैल्यू कुल मिला के निकल के आई 10। यहाँ रखोगे तो 6 और 2 8x, 8x यानी 80, तो हाफ इंटू 80 गुना 15√15/4, तो 4 दूनी 8, ये आया 10, तो आंसर आ गया 150√15। ये आ गया मेरे बच्चों आपका एरिया, ये मेरे बच्चों आपको क्या आ गया, एरिया आ गया। क्लियर है ट्रेपीजियम का। तो मैंने तीनों केस आपके साथ डिस्कस किए। क्या सबसे पहला केस डिस्कस किया कि इस तरह से ट्रिपलेट बन जाए, तो इधर भी बन गया इधर भी बन गया, तो तुक्के से हाइट तुरंत निकल सकती है ना। अगर ऐसे ना सेट हो रहा हो तो फिर कोशिश करके देखिए कि क्या पता इस तरह से सेट हो जाए कि 9 40 41 ऐसे ट्रिपलेट बन जाए। अगर मान लो यहां पे भी ट्रिपलेट नहीं बनता तो क्या करते, तो फिर हम इनसे हीरो फार्मूले से क्षेत्रफल निकालते इसका। जैसे इसी सवाल में अगर हमें हाइट की वैल्यू निकालनी होती और हमें ये फार्मूला नहीं पता होता तो कैसे निकालते, तो पहले हम ये काम करते कि पूरी ट्रायंगल का हीरो फार्मूले से एरिया निकालते। इसका इसका कैसे, पहले ऐसे निकालते, ऐसे होता भी है 9 + 40 + 41 बटे 2, 41 9 50 40 90 45 आता। फिर निकालते एरिया, वो होता S यानी 45, 45 माइनस A, 45 में से 9 गया 36, 45 में 40 गया 5 और 45 में 41 गया 4। अब निकालते तो भैया 45 का 9 5 45, 3 आ गया, 5 इससे आया 5 बाहर आ गया, 36 का 6 बाहर आ गया, 4 का 2, 2 6 12 12 5 60 60 3 180, यानी ट्रायंगल का एरिया आता है 180। अब अगर इस ट्रायंगल का एरिया 180 है तो इसका एरिया हम ऐसे भी निकाल सकते थे कि ये गुना ये, मतलब बेस इंटू हाइट, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाइट आ जाती है 360, 180 गुना 2/41, हाँ है ना। तो हीरो फार्मूले से फिर हम हाइट निकालते, या तो सीधी ट्रिपलेट से निकलती, नहीं तो फिर हीरो फार्मूले से इस तरह से इसको निकालना पड़ता। अच्छा, इसके अंदर एक कहानी और भी है जो समझ लीजिए, बड़ी काम की कहानी है। मान लीजिए ये लेंथ है, इनके नाम रख लेते हैं A B C और D। ये कोई ट्रेपीजियम है। बहुत बार आपसे पूछ लेता है कि इसके डायगोनल का रिलेशन क्या बनता है, तो AC² + BD², इस पे एक संबंध बनता है, वो बड़ा जरूरी है, बहुत जगह वो पूछा जाता है। एक बार जरा इसे सोचो फिर मैं समझाता हूँ। देखिए यार, कोई भी ट्रेपीजियम हो मेरे बच्चों, कोई भी ट्रेपीजियम, अगर उस ट्रेपीजियम में आपसे सवाल ये पूछा जाए कि दोनों डायगोनल की लेंथ के स्क्वायर का सम बताइए, तो इसका फार्मूला होगा नॉन पैरेलल लाइन के स्क्वायर का सम AD² + BC।
भाई अगर इन दोनों डायगोनल, ये डायगोनल और ये डायगोनल, ये बना ना ए सी और बी डी, ठीक है, इनके स्क्वायर का सम पूछ रहा है, तो वो हमेशा बराबर होगा इसका वर्ग जमा इसका वर्ग जमा ट्वाइस ऑफ डी सी इंटू ए बी। ये सवाल बहुत बार लैंग्वेज के रूप में भी पूछ रखा है कि किसी समलंब चतुर्भुज में उसके विकर्णों का योग, किसी समलंब चतुर्भुज में उसके विकर्णों की लंबाइयों का योग हमेशा असमानांतर भुजाओं के लंबाइयों के वर्गों के योग जमा में 2 गुना दोनों समानांतर भुजाओं के गुणनफल के योग के बराबर होता है। क्लियर है ना? बस और कुछ नहीं। तो ए डी स्क्र प्लस बी ना सॉरी ए सी स्क्र प्लस बी डी स्क्र बराबर होगा नॉन पैरेलल लाइन के स्क्र का सम प्लस में ट्वाइस ऑफ बोथ पैरेलल लाइन। क्लियर है भाई? अब आ गया देखिए जी। कहता है फाइंड द साइड ऑफ ए मैक्सिमम साइज स्क्वायर विच कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए सेमी सर्कल। कहता है भैया एक सेमी सर्कल है, ये मान लो बेटा कोई सेमी सर्कल है, इसमें आ सकने वाले बड़े से बड़े वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करें, बड़े से बड़े वर्ग की भुजा ज्ञात करें। मेरे बच्चों आप इस बात को समझना कि इसके अंदर बड़े से बड़ा जो वर्ग डालेंगे हम, वो ऐसा होना चाहिए जो जितना सेंटर से इधर हो उतना ही सेंटर से इधर। समझाता हूं कैसे। मतलब जितना सेंटर से, अगर ये सेंटर है ना, तो सेंटर से जितना इधर होगा ना उतना ही सेंटर से इधर प्लेस होगा, तभी वो मैक्सिमम होगा। अदरवाइज तो हम चाहें तो एक कोने में बना ले, उससे तो छोटा बनेगा ना, हमें तो बड़े से बड़ा बनाना है। तो बड़े से बड़ा जो वर्ग बनेगा वो हमेशा ही बिल्कुल सेंटर पे होगा, जितना यहाँ होगा उतना ही यहाँ होगा। अब ध्यान दीजिए, स्क्वायर की साइड मान लेते हैं x है, तो ये x होगी तो ये 2 बराबर हिस्सों में बांटेगा, तो ये लेंथ x/2 होगी। सर्कल के सेंटर से किसी भी पार्ट की लेंथ, ये रेडियस होती r, तो ये बेटा एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गई, इसका वर्ग जमा इसका वर्ग बराबर r स्क्वायर। तो x² प्लस x²/4 बराबर r स्क्वायर, ये आएगा 5x²/4। तो भाई x² की वैल्यू आएगी 4/5 r स्क्वायर, x की वैल्यू आई 2/√5। आया ना, x की वैल्यू 2/√5 r आ गई, 2/√5 r आ गई। क्या किसी भाई को दिक्कत है? करिए भैया इस सवाल को। देखिए सवाल में क्या कह रहा है, पहले उस बात को पढ़ लीजिएगा। कह रहे ब्रिक ऑफ हाइट 5 सेंटीमीटर, कहता है ब्रिक ऑफ हाइट 5 सेंटीमीटर is placed against a wheel।
द हॉरिजेंटल डिस्टेंस ऑफ द फेस ऑफ द ब्रिक स्टॉपिंग द व्हील फ्रॉम द पॉइंट वेयर द व्हील टचेज द ग्राउंड इज 15 सेंटीमीटर। देखिए कह रहा भैया एक रोड है, ये मान लीजिए रोड है, ये कोई रोड है, ये कोई रोड है भैया, ठीक है। इस रोड के ऊपर गाड़ियां चलती, तो एक पहिया है बाबू, ये कोई पहिया है, ये पहिया इसके ऊपर चल रहा था, ऐसे पहिया इसके ऊपर चल रहा था, जैसे ये चल रहा है ना, ऐसे एक पहिया इसके ऊपर चल रहा था। तो इस पहिए को रोकने के लिए एक आदमी ने क्या किया, इस पहिए को रोकने के लिए एक आदमी ने क्या किया कि भैया उसने एक ईंट लगा दी इसके सामने, इसके सामने एक ईंट लगा दी। अब ईंट कैसी थी वो समझते हैं, दिखते बनने देगी कि नहीं ईंट। नहीं बनेगी इस पे ईंट। तो एक ईंट लगा दी इसके सामने, समझो ये कोई ईंट लग गई, यहाँ बड़ी ईंट लग गई। अरे ऐसे भैया यहाँ कोई ईंट लगा दी, ये कोई ईंट लगा दी इसको रोकने के लिए। ये पहिया चल रहा था तो भाई इसके सामने कह रहा है रुक जा रहा है, इसके सामने एक ईंट लगा दी। देखिए बेटा वीडियो रुक जा रही है क्या? अच्छा उन्हीं बच्चों का नेटवर्क इशू। तो ईंट इस पहिए को रोक दे रही है और जहां पहिए ने जमीन को स्पर्श किया है वहां से इस ईंट की दूरी 15 सेंटीमीटर है। कह रहा है यहां से जहां से इसने टच किया यहां से यहां तक की दूरी 15 सेंटीमीटर, ये दूरी 15 सेंटीमीटर। ईंट की जो मोटाई है या ईंट की जो ऊंचाई है वो 5 सेंटीमीटर, ईंट की ऊंचाई 5 सेंटीमीटर। अब बच्चे जरा ध्यान दीजिए मेरी बात पे, ये सेंटर है, अगर ये सेंटर है तो यहाँ इससे मिलाएंगे 90 बनाएगा, ये इसको इससे मिलाएंगे ये रेडियस होगी पहिए की, हाँ है ना। अब बेटा एक बात बताओ, अगर ये 15 है और इसी को मैं आगे खींच दूँ, आप इस अच्छे तरह से इस बात को समझेंगे कि ये लेंथ 15 है तो ये लेंथ भी क्या होगी 15, ये वाली, और ये 5 है तो ये लेंथ भी क्या होगी 5। तो बेटा यहाँ से यहाँ तक की ये पूरी लेंथ है r, ये लेंथ है 5, तो ये वाली लेंथ क्या आएगी r-5, ये लेंथ आएगी r-5, r-5, हाँ है ना। तो अगर इस ट्रेंगल के बारे में बात करूं तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर यानी r स्क्वायर बराबर होगा r-5 का होल स्क्वायर जमा 15 का वर्ग। तो r स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10r बराबर 15 का वर्ग 225। बेटा इससे कटा 10r बराबर 230, 250, r की वैल्यू 25। इसका मतलब इस पहिए की जो रेडियस होगी वो कितनी होगी भाई 25, इस पहिए की जो रेडियस होगी वो कितनी होगी 25, और यही आपसे सवाल में पूछा हुआ था। बताइए जी, पढ़िए सवाल को करिए।
देखिए यार, ये अलग टाइप का क्वेश्चन है। सवाल में क्या बोला है समझाता हूँ। सवाल में कहा है भैया कोई वर्ग है, ये कोई वर्ग है, ठीक है जी। इसके अंदर एक मैक्सिमम साइज का सर्कल सेट किया जाता है। ऐसे भी है। अब जरा ध्यान दीजिए, कहता अब इसमें जो बीच में जगह बची, ये वाली जो जगह बच रही, यहां पे एक रेक्टेंगल सेट की गई है। यहां पे एक वृत्त और वर्ग के बीच में जो खाली जगह है, इसमें एक रेक्टेंगल सेट की गई और रेक्टेंगल की जो लेंथ और ब्रेड्थ है उसके बारे में डिस्कशन हो रहा है जी। क्या यहां पे एक रेक्टेंगल सेट करी गई है भैया, ये वाली। इस रेक्टेंगल के बारे में चर्चा हो रही है जी। इसकी लंबाई तो है 20 और चौड़ाई है 10। तो कहता है जी वर्त की सॉरी और सर्कल की, सॉरी ये जो रेक्टेंगल बनाई गई इसके 3 वर्टेक्स हैं स्क्वायर की सरकमफ्रेंस पर और 1 वर्टेक्स है सर्कल की सरकमफ्रेंस पे। तो पूछा क्या, फाइंड द रेडियस ऑफ मैक्सिमम साइज सर्कल। तो इस वाले सर्कल की रेडियस बतानी। मेरे बच्चों ध्यान देना, अगर ये सर्कल का सेंटर है तो आप अच्छे से जानते हैं कि ये यहाँ से यहाँ तक की रेडियस होगी। अगर मैं इसको ऐसे मिला दूंगा तो ये लेंथ 10 आएगी, तो ये पूरी r थी, ये 10 थी, तो ये आएगी r-10 यहाँ से यहाँ तक की, आए ना। ऐसे ही अगर आप यहाँ आएंगे तो ये 90 बनाएगा, ये रेडियस होनी है। इसी को अगर मैं आगे बढ़ा दूं यहाँ, तो ये लेंथ 20 है तो ये लेंथ 20 होनी है। ये r है तो ये लेंथ आएगी r-20। क्लियर है। अब बेटा एक बात बताना, ये r-20 है तो ये लेंथ भी r-20 ही होनी है। दिखाई दे रही है तो पक्का। सर्कल के सेंटर से सर्कल के किसी भी पार्ट की डिस्टेंस क्या कहलाती है, रेडियस। ये रेडियस होगी, राइट एंगल ट्रायंगल बन गई। फिर हम लगा देंगे आर स्क्वायर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू r-20 का वर्ग प्लस r-10 का वर्ग। भाई सोल्व करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होगी। देखिए आर स्क्वायर, ये आएगा आर स्क्वायर प्लस 400 माइनस 40r, आएगा आर स्क्वायर प्लस 100 माइनस 20r। इससे ये कटा तो ये आया आर स्क्वायर 40 और 20 60r बराबर 400 और 100 500। 500 बराबर 0, यही आ रहा भाई। 40 और 20 60 500। अब मेरे बच्चों आपसे पूछा रेडियस बताइए, या तो आप ऑप्शन से उठा लीजिए सवाल को, हाँ है ना, या फिर दूसरा तरीका है कि आप इसे खुद को डिटेल सोल्व कर लीजिए। जैसे ऑप्शन की बात करें तो पहला ऑप्शन है 50। 50 लेंगे तो बेटा 50 का और 2500 आ जाएगा, और ये आएगा 2500, ठीक है जी। ये 50 गुना 60 3000 और ये 500। तो देखो सेट हो रहा है 500 और 2500 3000, 3000 सेट हो गया। इसका मतलब रेडियस आ गई कितनी, 50। ये हमारा आंसर आ गया। क्लियर है भाई। तो आज के लिए इतना रखते हैं मेरे दोस्तों, बाकी कल चर्चा करेंगे इस पर।